तो इंडिया, अब तो भारत। भारत अपने आप में किसी महाद्वीप से कम नहीं है। आखिर क्या नहीं है यहाँ पर? यहाँ आपको इन सुंदर पहाड़ों से लेकर ये सुंदर बीचेस, ये सुंदर आइलैंड्स सब कुछ दिख जाएगा। गरीबी, अमीरी। भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यहाँ का योगा, यहाँ का आयुर्वेदा, यहाँ का वैदिक गणित, यहाँ तक कि भारत विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। विश्व के आधे से ज्यादा धर्मों का जन्म स्थली यही होगी, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध। जितनी लैंग्वेजेस पूरे विश्व में नहीं बोली जाती होंगी, उसके दुगने तो खुद हमारे भारत देश में बोली जाती होंगी। यहाँ हर गांव, हर कस्बा, हर एक गली का अपना एक अलग कल्चर है। ये सारी तो अच्छी अच्छी बातें होगी। ये सुन के आपका सीना 56 इंच का हो गया होगा, लेकिन बात अभी पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। उसे सुन के आपका सीना फिर से 25 इंच का होने वाला है। तो पूरे वर्ल्ड में यही कुछ होंगी 195 कंट्रीज, जिनमें से जीडीपी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत का स्थान आता है 143 नंबर पर एंड 48 एशियन कंट्रीज में से इंडिया का स्थान आता है 33वें नंबर पर। और इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों से हम पर जीडीपी कैपिटा इनकम के हिसाब से पीछे आते हैं उनसे भी। एंड ये तो चलो कुछ भी नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं इंडियन मीडिया के बारे में। एंड इंडियन मीडिया भी नंबर 1 पर, लेकिन पीछे से। इंडियन मीडिया नंबर 1 है नेताओं की चाटने में। इंडियन मीडिया नंबर 1 है माइंड वॉश करने में लोगों का। एंड इंडियन मीडिया नंबर 1 है प्रोपेगेंडा फैलाने में। इंडियन मीडिया नंबर 1 है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलाने में। और पिछले कुछ सालों से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारतीय मीडिया की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, और वो जितने ही साल आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने ही भारतीय मीडिया की रैंकिंग और ही गिरते जा रही है। जैसे 2016 में भारतीय मीडिया की रैंकिंग थी 133 एंड अभी जो भारतीय मीडिया की रैंकिंग है सीधे गिरकर जो आ चुकी है वो है 161 पोजीशन पर। बैड मीडिया की वजह से ये रैंकिंग और भी नीचे गिरते जा रही है। अब यार आप खुद ही समझ लीजिए, सचिन सीमा की दास्तान सुना के आप सोच रहे हैं कि आपकी मीडिया रैंकिंग अपने आप ही ऊपर चले जाएगी। चलो ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है। अभी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आप अपने कानों पर हाथ लगा लीजिए और देवा रे देवा बोलना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि विश्व के टॉप 50 डर्टीएस्ट शहरों में से इंडिया के 39 शहर छाती ठोक के टॉप लिस्ट में बैठे हुए हैं, और वो भी पूरे 39 शहर। एंड नहीं तो ये जो भी लोग अभी अखंड भारत करते रहते हैं ना, अच्छा है कि नहीं है। नहीं तो जो हालत अभी हमारे पड़ोसी देशों की है, उस हिसाब से जिन देशों को हम अपने आड़ोस पड़ोस के देशों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, अगर मिला लिया ना तो और बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा है कि अलग अलग हैं तो उतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हो रही है। डिवाइडेड बाय बाउंड्रीज, यूनाइटेड बाय पॉल्यूशन। और तो और इंटरनेशनल लेवल पर हॉलीवुड और वेस्ट मीडिया ने भारत की जो इमेज बनाई है, ये तो इतने पुअर हैं, इतने डर्टी हैं, इतने स्लम हैं इनके एरिया में। अब देखिए हॉलीवुड और वेस्ट मीडिया इंडिया को हमेशा बदनाम करते रहते हैं। ये बोल के तो मैं अपने आप को, अपने देश को डिफेंड कर सकता हूँ, लेकिन आप जरा ये भी तो सोच के देखिए, मीडिया वही दिखाती है जो कि उस देश में हो रहा हो। अब जैसे अब हम देख लीजिए, अभी हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, कोई यूरोपियन साइड, तो वहाँ क्या दिखता है? वहाँ हमको दिखता है ग्रीनरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई जीडीपी पर कैपिटा इनकम। यहाँ से जो भी लोग यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, जो भी ब्लॉगर, मीडिया आप ले लीजिए, वो क्या करते हैं? वो वेस्टर्न की तारीफ ही तो करते हैं। अब देखो यार, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, हर किसी कंट्रीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एंड आप किसी भी कंट्रीज के सिर्फ बैड साइड पे ज्यादा फोकस करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। एंड किसी भी कंट्रीज के आप सिर्फ गुड साइड की बात करोगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो एंड अभी जहाँ तक हम बात करें अपने देश इंडिया के बारे में, तो अभी अगर हम एशियन इंडिया के जो इनोवेशन है उन्हें छोड़कर करें राइट टाइम के जो अभी मॉडर्न भारत के जो इनोवेशन है, ऐसे बहुत कम ही, मतलब ना के बराबर इनोवेशन ऐसे होंगे जिन पे आप प्राउड फील कर सकते हैं। अगर आप पूरे भारत के इतिहास में अगर एशियन इंडिया को निकाल दिए तो काफी कम ऐसी चीजें हैं जिन पे इंडिया प्राउड फील कर सकता है, क्योंकि टाइम पे लोग भी तो उसी उतने इनोवेटिव लोग थे ना। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या होने का मतलब ये नहीं कि आप विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाओगे, क्योंकि अगर आपके एजुकेशन नहीं है आपके लोगों के बीच में, अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटालिटी बिल्कुल ही बहुत सिक मेंटालिटी के लोग हैं। अभी हम इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली अगर कोई फॉरेनर अभी इंडिया के बारे में सोचता है तो उसमें कहीं ना कहीं अभी एशियन इंडिया का भी हाथ मुझे लगता है। आप एशियन टाइम का योगा देख लो, आप पतंजलि ऋषि का योगा देख लो,
ऋषि सुश्रुत के फेस सर्जरी के बारे में देख लीजिए, आप उस समय के सनातन धर्म के बारे में जान लीजिए, उस समय के जो सनातन धर्म के जो मंदिर है उनके आर्ट जो आज तक भी इतनी फेमस है, उस टाइम का आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक ज्ञान अभी तक भी इतना उस लेवल, और वो भी विदाउट टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ उस टाइम के लोगों ने ये सब चीज़ें इनोवेट करके देख ली थी। लेकिन आज के इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्यों आज भी इंडिया कुछ इनोवेटिव नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप अभी भी देखिए, हम इंडियंस कोई खुद अपने एशियन इंडिया के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, हमें उनके इनोवेशन से बिल्कुल भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फॉरेनर्स यूट्यूबर्स के प्राउड टू बी इंडियन का कमेंट डालने से मतलब होता है। एक और बात, आई एम सुपर प्राउड ऑफ एशियन इंडिया, और वो किस चीज़ में हमारे से आगे नहीं थे भाई साहब। आप टेक में ले लीजिए, उस टाइम की टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास अभी एआई है, इंटरनेट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी अभी हम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। लेकिन वो विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट एआई, विदाउट इंटरनेट, अपने दिमाग से उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ें इनोवेट करके बताई हैं हम सभी लोगों को। वो चाहे म्यूज़िक के क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, बॉडी, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी क्षेत्र में वो हमसे आगे ही रहे थे। भोग जैसी चीज़ों के बारे में अगर कोई समाज में बात करे तो उसे अलग ही नज़रिए से उसे जज किया जाता है, उसे अलग ही तरीके से देखा जा सकता है कि कितना बदतमीज़ आदमी है। लेकिन उस टाइम के लोगों की आप मेंटालिटी दीजिए, कितने ओपन माइंडेड वो लोग रहे होंगे कि खजुराहो जैसे मंदिर उन लोगों ने बना दिए। यहाँ तक कि हम इस टाइम के भारत की ही खुद राजधानी दिल्ली की बात करें तो अगर दिल्ली का नाम हो और पॉल्यूशन का नाम ना आए तो ये तो फिर अनजस्टिस हो जाएगा ना पॉल्यूशन के साथ। पॉल्यूशन, जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो अस्थमा, हार्ट अटैक, सांस लेने में दिक्कत, ऐसी जैसी बीमारियां आती हैं। इन्हीं बीमारियों की वजह से आज भारत में हर साल 2 मिलियन लोगों की जानें जाती हैं। दिल्ली में इतना पॉल्यूशन, इतना धुआं हो चुका है। मैंने एक फॉरेनर का कमेंट देखा था, उसमें वो बता रहा था कि जब मैं दिल्ली में आया तो ऐसा लगा जैसे मैं सर्दियों के टाइम पर अपने बाथरूम में शावर लेने के बाद बाहर आता हूँ, वैसा फील हुआ मुझे करके। एंड अभी पॉल्यूशन और कचरे के ढेर लगाने में सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत के और भी शहर इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अब भी जिस शहर में रहते हैं उस शहर के आसपास आप देख सकते हैं, पहले इतने कूड़े के ढेर नहीं हुआ करते थे, आजकल इतने कूड़े के ढेरों ढेर हर तरफ, हर जगह आप देखने लगे होंगे आप। एंड पीएम मोदी जी की स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बावजूद भी आज भारत में फिर भी पॉल्यूशन और गंदगी बिल्कुल ही बढ़ते ही जा रही है। इसका उदाहरण आप अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं। देहरादून का हाल अभी इतना बेहाल होते जा रहा है, हर 2 कदम पर रोडों के बगल पे आपको झुग्गर झोपड़ियाँ दिख जाएँगे, हर 2 कदम पे आपको कोई ना कोई भिखारी दिख जाएगा। अब आप में से मेरे को बहुत सारे लोग कहेंगे कि भिखारियों का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, या भिखारियों को कुछ ना कुछ तो आप दे ही दे सकते हैं ना, मतलब ₹10 देने से ना ही वो अमीर हो रहे हैं, ना ही हम गरीब हो रहे हैं। लेकिन आप कहीं भी सोचिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए भिखारी अच्छे होते हैं क्या? भिखारी मतलब बाहर से लोग अब क्या यहाँ भिखारी देखने आएँगे? यहाँ भी जब मैं देखता हूँ, यहाँ भी दिल्ली की तरह कहीं न कहीं छोटे-मोटे कूड़ों के ढेर बनने लग रहे हैं। अभी कुछ साल में वो और भी बड़े होंगे। साल भर में 1-2 बार कभी हो जाती है नालियों की साफ-सफाई, नहीं तो वो नालियाँ भी उसी प्रकार सफ़ेद पानी से गंदे पड़ी रहती हैं। कहीं न कहीं अभी भी देहरादून 5-6 सालों में मिनी दिल्ली बनने की कगार पर है, क्योंकि कहीं भी, जिस जगह भी जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और इतनी ज़्यादा जब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी पॉवर्टी, तो वहाँ बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ बढ़ेगी बाहर से आए हुए लोगों के स्लम एरियाज़, वहाँ बढ़ेगा क्राइम, फिर रेप जैसे सीन आप कहीं न कहीं सुनने को आपको मिल जाएँगे। क्योंकि जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा, जब लोगों के पास जॉब नहीं होगी, तो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा ना, अपना पेट भरने के लिए, चाहे वो चोरी-चकारी ही क्यों ना हो। एंड देखिए, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे देश भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। एंड अभी भी हम पॉल्यूशन, ये पॉवर्टी रेट, इनोवेशन, इन सबको के हम हटा के देख लें। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में तो भारत का हाल क्या है आपको पता ही है। 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की, एंड हमारे देश के 140 तो छोड़ो, उसका हाफ भी हम कर लेते हैं, 70 मेडल तक हमारे देश के ओलंपिक्स में नहीं है। जहाँ तक बात करें हमारे देश की मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पोर्ट यानी कि क्रिकेट के बारे में, और तो क्रिकेट उतना ज़्यादा इंटरनेशनली नहीं खेला जाता है, एंड क्रिकेट सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज में ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड रियल ही कोई 4-5 कंट्रीज ही ऐसे होंगे जो यूरोप की खेलती होंगी, एंड और बाकी कंटिनेंट से तो बहुत ही कम लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं।
देखिए, ये सब कह के मैं यहाँ पे क्रिकेट को नीचा तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है क्रिकेट को छोड़ के हमें और भी ऐसे स्पोर्ट हैं जिन्हें हमें फ़ोकस करने की अभी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जो ऐसे स्पोर्ट्स जो इंटरनेशनली बहुत फ़ेमस हैं, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, रेसिंग, कुल मिला के अभी इंटरनेशनली ऐसे जो भी स्पोर्ट्स हैं, उनमें अभी इंडिया का हाल ऐसा है, जैसे कि मेरे क्रश के दिल में मेरा हाल है। यानी कि दूर-दूर तक कोई नामो-निशान ही नहीं है। एंड पर्सनली बताऊँ तो मैं पिछले 3-4 सालों से इंडियन हॉकी एंड इंडियन फुटबॉल को काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो कर रहा हूँ। एंड कहीं न कहीं इंडियन हॉकी ने तो एक ग्रोथ दिखाई ही है। इंडियन हॉकी टीम वर्ल्ड में 3rd रैंकिंग पर हम आते हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल में तो बहुत ही बुरा हाल है। एंड यार समटाइम बीइंग फैन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इज़ नॉट ईज़ी, क्योंकि कोई भी फैन अपने कंट्री के स्पोर्ट्स इसलिए ही फ़ॉलो करता है, इसलिए ही सपोर्ट करता है क्योंकि वो जब जीते तो मज़े करे, ये करे। लेकिन अगर आप इंडियन फुटबॉल टीम के फैन हैं, तो ये सारे मौके आपको बहुत कम ही मिल सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से वो पीछे छूट जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे फुटबॉल खेलने वाले दोस्त हैं जो काफ़ी नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेलते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ, भाई तुम आगे क्यों नहीं खेलते हो या फिर आगे क्यों नहीं जाते हो? उनका हमेशा यही जवाब रहता है कि पॉलिटिक्स की वजह से हम रुक जाते हैं, कभी गेम ही नहीं होते हैं, 3-4 मिनट के तो हमारे गेम होते हैं। बहुत सारी शिकायतें उनकी होती हैं एंड कहीं न कहीं कोई नेशनल लेवल तक भी पहुँच गया तो उसके बाद उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ उसको आने लग जाते हैं। लेकिन ये भी तो किसी को पता नहीं है कि हमारे देश में अभी चल क्या रहा है, मतलब वन्स अगेन इंडियन मीडिया को हम ट्रोल करेंगे, क्योंकि इंडियन मीडिया को इल्विश यादव के जो ज़हरों के केस, साँपों के ज़हरों के केस में वो पकड़ा गया था, उन साँपों का जेंडर तक क्या होगा, ये तक पता होगा। लेकिन इंडियन मीडिया दीपिका रणबीर के घर पे नमक खत्म हो गया है, ये तक बता देंगे वो ऑडियंस को अपने न्यूज़ चैनल पे, वो भी नेशनल न्यूज़ पर। मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, आप भी खुद देख लीजिए। अब यूट्यूब पे जाइए एंड आप किसी हॉकी प्लेयर या फिर किसी ट्रैक एंड फील्ड जिसने गोल्ड मेडल जीता हो या अच्छा काम किया हो, किसी भी प्लेयर का आपको इंटरव्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि लिए ही नहीं है तो देखेंगे कहाँ से आप? रेयरली 1-2 इंटरव्यूज़, वो भी 3-4 साल पुराने, या फिर कपिल शर्मा शोज़ के वही इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएँगे। आपको मुझ पे बिलीव नहीं होता तो आप खुद ब खुद देख सकते हैं यूट्यूब पे अभी जाके। देखिए कितनी बड़ी शर्म की बात है, हमारे देश के 140 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारा वर्ल्ड मैप में कहीं कोई नाम नहीं है। हमारा देश का नाम ज़्यादातर हमेशा टॉप 10 बैड थिंग्स में ही आता है, जैसे टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में, टॉप 10 पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में, टॉप 10 रेप कंट्रीज़ में, टॉप 10 मतलब अनसेफेस्ट कंट्रीज़ में, ऐसे ही हमारे देश का भी नाम आता है। वर्ल्ड मैप में ज़्यादातर हमेशा बैड थिंग्स में ही इंडिया का नाम आता है। आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट, चोरी-चकारी, रेप केसेस, भिखारी, ये सब कुछ, डेस्टिनस में, पॉल्यूशन में, कहीं न कहीं आपको इंडिया टॉप 10 में मिल ही जाएगा। लेकिन आप अगर गुड थिंग्स में बात करें तो आपको दूर-दूर तक इंडिया का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक बार मैं और आपको कह देता हूँ, ये वीडियो बना के मुझे अपनी कंट्री को बेइज़्ज़त करने का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ है। एंड कहीं न कहीं आप भारत देश के एक सिटीज़न होने के नाते कहीं न कहीं ये सब चीज़ें आप बैड थिंग्स में अपनी कंट्री का नाम देखते हो। अभी एक ब्राज़ीलियन ट्रैवल ब्लॉगर इंडिया आई थी, उसका भी रेप हो गया झारखंड में। ये सब चीज़ें जब आप सुनते हो तो कहीं न कहीं आपको बुरा लगता है एंड दिल से बुरा लगता है यार। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई। आप मैं ही नहीं, इस देश का हर कोई नागरिक यही चाहता है कि भारत अच्छी चीज़ों में आगे बढ़े, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, ऐसी बैड चीज़ें खत्म हो जाए एंड गुड्स थिंग आए इंडिया में। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद्र जी कहते हैं कि ये मेरे देश की ज़िम्मेदारी नहीं कि वो मुझे आगे लेके जाए, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने देश को आगे लेके जाऊँ। मुझे लगता है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक अगर अपने इन छोटे-मोटे झगड़ों को छोड़कर, इन रिलीजियस हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, ये वो सब करके, ये सब छोड़ के अगर अपने छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन भी दे दे हमारे देश के लिए, तो कहीं न कहीं 3-4 सालों में या 9-10 सालों में हमारे देश की इकोनॉमी सुधर सकती है। एंड अब देखो यार, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन जितने लोग भी आप सुन रहे हैं, यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को बहुत-बहुत थैंक्स। अभी इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर अभी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 100 सब्सक्राइब तो हो ही जाए भाई। एंड फ्यूचर में अगर ये चैनल और ज़्यादा ग्रो करेगा तो हम भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिससे कि कुछ गुड थिंग्स हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।